हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी। और कई बार आप एक टर्म पढ़ते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे बॉन्ड एनर्जी हमारी डिपेंड करती है, तो उसको आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे जब हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जब दो एटम के बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। उस रिलीज एनर्जी की वजह से ओवरऑल जो हमारा बॉन्डिंग सिस्टम बनता है, जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बन चुका होता है तो उस सिस्टम की हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है और उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से एक स्टेबल बॉन्ड बनता है। तो अब क्या होता है कि जितनी एनर्जी अगर हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज हुई होती है, अगर सेम उतनी ही एनर्जी हम उस बॉन्ड को प्रोवाइड करवा दे बाहर से तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है उस को बोलते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। तो हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास दो एटम है, एक ए एटम है और एक बी एटम है, जब इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे हमारी रिलीज होती है। ये ई एनर्जी हमारी यहाँ पे रिलीज होगी जब ए और बी एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा और इस रिलीज एनर्जी की वजह से ही हमारा एक स्टेबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल बॉन्ड होगा। अब क्या होगा, अगर हम इस ए और बी के बीच में जो ये बॉन्ड बना है इसको अगर हम ये एनर्जी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इस ए बी बॉन्ड को अगर हम प्रोवाइड करवा दें तो ये वापस से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, जो हमें इस ए और बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे देनी पड़ी उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे क्या होती है वो हमने देख लिया है। अब इसको हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मतलब हम किसी भी बॉन्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम, कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो बॉन्ड है उसके 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सो एज टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम इन द गैसियस स्टेट, ताकि जो हमारा बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक हो जाए और उस बॉन्ड के जो एटम है वो अलग अलग हो जाए। तो इसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर इस पूरा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ना लिख के इसको सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ डेफिनेशन देख ली है बॉन्ड एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, या सिंपली इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोला जाता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है बॉन्ड एनर्जी की, ये होती है किलोजूल पर मोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा हाइड्रोजन के मोलिक्यूल में H2 मोलिक्यूल के अंदर जो H और H के बीच में बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है 435.8 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे हमने बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन देख ली है, लेकिन अब कई बार तो बॉन्ड एनर्जी लिखा रहता है और कई बार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखा रहता है। एक्चुअल में इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो वो अभी हम देखेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक बॉन्ड है, कोई एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कि किसी भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि जब हमारे पास एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे पास सेम टाइप के बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी उनका हम एवरेज अगर कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी की। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम कोई ए और बी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी के अंदर भी जब हम बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो बॉन्ड ए और बी टाइप का ही होना चाहिए। तो अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर यहाँ पे समझने में कोई आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये OH के दो बॉन्ड हैं, एक OH बॉन्ड ये है और एक OH बॉन्ड ये है। तो हमें यहाँ पे ये वाला OH बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे OH का। तो OH का जब ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये हाइड्रोजन एटम गैसीय स्टेट में बन गया, ये OH एटम OH बन गया गैसीय स्टेट में। तो ये OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सिर्फ एक OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गई OH बॉन्ड की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, ये आ गई 502 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे ये OH और बच गया है, इस OH को फिर से अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम गैसीय स्टेट में बनेगा, ऑक्सीजन एटम भी गैसीय स्टेट में बनेगा, लेकिन ये भी क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। लेकिन अब ये यहाँ पे कितनी आई है 427 किलो जूल पर मोल, क्योंकि जब हमने यहाँ पे ये OH बॉन्ड तोड़ा था तो यहाँ पे इस OH का साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये जो वैल्यू थी हमारी अलग आई है। अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और ये वाला बॉन्ड OH ब्रेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसमें हमारा एनवायरनमेंट अलग है, इसके साथ में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और एटम जुड़ा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे ये जो बॉन्ड एनर्जी आई थी ये 502 किलो जूल पर मोल आई थी। अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि ये ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि ये OH यहाँ पे सिर्फ अकेला OH नहीं है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आई है वो 502 किलो जूल पर मोल आई है। लेकिन जब ये OH हमारा नेक्स्ट वाला OH को हम ब्रेक करेंगे, ये जो OH बॉन्ड बचा हुआ है यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है इधर, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें वो आई है 427 किलो जूल पर मोल। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने दो OH बॉन्ड को ब्रेक किया है, एक OH बॉन्ड हमारा यहाँ पे था, एक OH बॉन्ड यहाँ पे था। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 502 किलो जूल पर मोल है और यहाँ पे OH बॉन्ड की 427 किलो जूल पर मोल है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में OH की बॉन्ड एनर्जी कैसे बताएं हम, ये वाली बताएं या फिर ये वाली बताएं? तो यहाँ पे जब OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को हमें बताना होगा तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके इनका एवरेज निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल। ये हमें बताना पड़ेगा कि ये जो OH की बॉन्ड एनर्जी है ये H2O मॉलिक्यूल के अंदर 464.5 किलो जूल पर मोल है और इंडिविजुअल ये जो OH की बॉन्ड एनर्जी है ये एक तो 502 किलो जूल पर मोल है और एक हमारी यहाँ पे दूसरी 427 किलो जूल पर मोल है। लेकिन इस पूरे H2O मॉलिक्यूल में अगर हम ये बोलें कि व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल तो इन दोनों का एवरेज लेके यहाँ पे हम बताएंगे। तो ये हमारी बॉन्ड एनर्जी हो जाती है कि एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये जो अलग अलग बॉन्ड की, एक तो इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
OH बना, फिर इस OH बॉन्ड की बॉन्ड इसको डिसोशिएट किया, फिर हमारे पास ये बना। तो ये जो अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इनका जब एवरेज ले लेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी OH बॉन्ड की H2O मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स, कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। तो हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, कि किसी भी बॉन्ड की जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड उतना ही वीक होगा, उसको तोड़ना आसान होगा। अब उसको तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो इजीली टूट जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जितनी भी बड़ी होती है बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं। तो जो भी फैक्टर बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेगा तो सेम वही फैक्टर बॉन्ड एनर्जी को डिक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक साइज का क्या फर्क पड़ता है बॉन्ड एनर्जी पे। तो हमें ये पता है कि एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता है बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड एनर्जी हमारी कम होगी। तो यहाँ पे जब हम किसी भी एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। तो ये बॉन्ड एनर्जी हमारी इधर कार्बन से जब हम टिन तक जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है इधर से इधर जब हम जा रहे हैं। सेम रीजन यहाँ पे अप्लाई होगा कि जब HF से हम HI तक जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर को देखते हैं तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। तो जितना ज़्यादा हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही स्मॉलर होगी। अब बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगी तो बॉन्ड एनर्जी हायर होगी। तो यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी। तो इसी टाइप से इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे ज़्यादा है। इस वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये सिंगल है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे कम होगी। सेम फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी हमारी उतनी ही कम होगी। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो दो हमारे बॉन्डेड एटम हैं उन पे जितने ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि जितने ज़्यादा हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बॉन्डेड एटम्स के ऊपर उतनी ही ज़्यादा उन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगी और उस रिपल्सन की वजह से वो बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। कि जो दो बॉन्डेड एटम हैं उन बॉन्डेड एटम पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो दो एटम्स के बीच में रिपल्सन होगी क्योंकि लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब उनकी रिपल्सन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें लेसर बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में एक एक लोन पेयर होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड देखें तो यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा है, 3 लोन पेयर है यहाँ पे, ये 3 लोन पेयर है इधर। तो ये आपस में एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिएगी। यहाँ सिर्फ 2 ही लोन पेयर हैं तो इनमें रिपल्सन कम है। यहाँ पे 1 लोन पेयर है तो यहाँ रिपल्सन और भी कम है। यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है कार्बन के ऊपर तो ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यहाँ रिपल्सन होगी ही नहीं। रिपल्सन नहीं होगी तो ये बॉन्ड
स्टेबल होगा और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी हमें ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ेगी। तो ये इफेक्ट होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ही हमारी कम होगी। तो ये सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बॉन्ड एनर्जी का, जो कई बार पूछा जाता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार हमारे पास हेलोजन्स के मॉलिक्यूल हैं, इनको हमें बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हमारी क्लोरीन की होती है और सबसे कम आयोडीन की। तो यहाँ देखने में एटॉमिक साइज के बेस पे जब हम देखते हैं तो एटॉमिक साइज के बेस पे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती, ये थोड़ी छोटी होती, ये और छोटी होगी और ये सबसे छोटी होगी। तो ये वाला बॉन्ड तो हमें पता है सबसे बड़ा है, तो ये इजीली टूट जाएगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, तो इसकी है भी यहाँ पे सबसे कम। तो ये वाला यहाँ पे तो ऑर्डर ठीक है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में देखें तो ये बॉन्ड लेंथ हमारी बड़ी होती है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए थी फ्लोरीन से। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे हाई होनी चाहिए थी क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे कम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा है कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, काफ़ी छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ तो यहाँ काफ़ी छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनकी वजह से फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो रिपल्सन है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्लोरीन से भी। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग electron repulsion. There is very strong electron repulsion on fluorine atoms. इस रिपल्सन की वजह से जो फ्लोरीन और फ्लोरीन बॉन्ड है ये काफ़ी वीक हो जाता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। सेम यही रीजन यहाँ पे अप्लाई होगा। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये मॉलिक्यूल है, इनकी अगर बॉन्ड एनर्जी को देखें तो सल्फर वाले की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन वाले की थोड़ी कम होगी। होना तो क्या चाहिए था, बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती है, तो कम बॉन्ड लेंथ होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी एक्चुअल में कम होती है क्योंकि इसका साइज भी क्या होता है, छोटा साइज होने की वजह से इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होती है और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है।